ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 8 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने जाना कि 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ उसका जो डिक्लाइन हो रहा था उसके साथ साथ सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में नए नए राज्यों का उदय होने लगा था। इन्हीं राज्यों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला है द राजपूत्स। बहुत सारे राजपूत किंग स्पेशली जो अंबर और जोधपुर के थे, उन्होंने मुगल साम्राज्य में डिस्टिंक्शन के साथ, विशिष्टता के साथ सेवा दी थी और इसके बदले में उन्हें अपने वतन जागीर पर रूल करने का परमिशन मिला हुआ था। 18th सेंचुरी में इन रूलर्स ने अपने आसपास के क्षेत्रों पर भी कंट्रोल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मुगल कोर्ट में जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें जोधपुर के रूलर अजीत सिंह ये भी शामिल थे। ये जो इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिली थे, इन्होंने गुजरात और मालवा के जो भी रिच प्रोविंसेस थे उन पर सूबेदारी का दावा किया और जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नरशिप मतलब सूबेदारी और अंबर के सवै राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। 1713 में इम्पेरर जहांदार शाह के द्वारा इन पदों को फिर से रिन्यूड किया गया। इन्होंने अपने वतन के जो नेबरिंग टेरिटरीज थे, मतलब आस पड़ोस के जो टेरिटरीज थे, उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की और जोधपुर घराने ने नागौर पर कब्जा कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया और अंबर ने बूंदी के बहुत सारे भाग को कंट्रोल कर लिया। राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी बनाई और 1722 में उन्हें आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 से मराठा का राजस्थान की ओर कैंपेन करने की वजह से ये जो प्रिंसिपलिटीज़ थी, ये जो राजघराने थे, इनका और आगे की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करना रुक गया। कई राजपूत रूलर्स ने मुगल्स की अधीनता स्वीकार की, लेकिन मेवाड़ ही एक ऐसा राजपूत स्टेट था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के थ्रोन पर बैठे, इसके राजगद्दी पर बैठे। उनके कंट्रोल में उदयपुर के साथ साथ मेवाड़ के बहुत बड़े पार्ट कंट्रोल में था। इनके पास बहुत सारे मुगल दूतों को भेजा गया ताकि ये मुगल की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन ये अपने निर्णय पर टिके रहे। कई राजपूत सरदारों ने हिल के ऊपर पहाड़ियों की चोटी पे किले बनवाए जो उनके लिए उनके पावर का सेंटर बन गया। किलेबंदी के साथ इन स्ट्रक्चर्स में अर्बन सेंटर, पैलेसेस, टेम्पल, ट्रेडिंग सेंटर, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और दूसरे तरह के बिल्डिंग्स होते थे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में बहुत तरह के वाटर बॉडी जैसे कि तालाब जिसको कि पॉन्ड कहा जाता है, कुंडी जिसको कि कुआं कहा जाता है, बावलीज, ये सब सारे वाटर बॉडीज बने हुए थे। यहाँ पर जयपुर का जंतर मंतर दिखाया गया है। अंबर के रूलर सवै जयसिंह ने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मतलब 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। एक दिल्ली में, एक जयपुर में, फिर उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। सामान्यतः इनको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है और इन ऑब्जर्वेटरी में हेवनली बॉडीज को अध्ययन करने के लिए, खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 1732 के एक पर्शियन अकाउंट में राजा जयसिंह का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। राजा जयसिंह अपने पावर के हाइट पर थे, मतलब अपनी सत्ता के चरम सीमा पर थे। वो 12 साल आगरा के गवर्नर यानी कि आगरा के सूबेदार रहे थे और 5 से 6 साल मालवा के सूबेदार रहे थे।
उनके पास लार्ज आर्मी, आर्टिलरी यानी कि तोपखाना तथा बहुत ज़्यादा धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर के नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ये है मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर का। 17वीं सेंचुरी के दौरान सिख एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज होने लगे थे, जिसके कारण पंजाब में रीजनल स्टेट बनने लगा था, यानी कि क्षेत्रीय राज्य का निर्माण स्टार्ट होने लगा था। गुरु गोविंद सिंह ने राजपूत और मुगल रूलर्स के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। 1699 में खालसा के स्थापित होने से पहले भी और उसके स्थापित होने के बाद भी। खालसा के बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि इस परंपरा की शुरुआत 1699 में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा शब्द का मतलब होता है सिख धर्म को मानने वाले समुदाय और साथ ही सिख के एक विशेष समूह से है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बांदा बहादुर के लीडरशिप में खालसा ने मुगल अथॉरिटी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के गढ़वा कर अपने रूल को सोवरन बताया। सोवरन मतलब उन पर किसी और का शासन नहीं है, वो किसी और के शासन के अंडर नहीं आते हैं। सतलज और यमुना रिवर के बीच में उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की, अपने प्रशासन की स्थापना की। बांदा बहादुर को 1715 में कैप्चर कर लिया गया और 1716 में मार दिया गया। यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का स्वॉर्ड दिखाया गया, तलवार दिखाया गया है। 18वीं सेंचुरी में सिखों ने पहले अपने आप को जत्था के रूप में और बाद में मिजल्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। और इनके जो कंबाइंड फोर्सेस होते थे, मतलब जत्था और मिजल्स की संयुक्त सेनाएं जो होती थी वो कहलाती थी ग्रैंड आर्मी, मतलब दल खालसा। वैसाखी और दिवाली के अवसर पे ये जो दल खालसा थी ये अमृतसर में मिलते थे और सामूहिक रूप से डिसीजन लेते थे, जिसको कहा जाता था रिजोल्यूशंस ऑफ गुरु, मतलब गुरु मत, गुरु के प्रस्ताव। सिखों ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको कि राखी कहा जाता था। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का 20% टैक्स के रूप में पे करना होता था और इसके बदले में सिख उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ इंस्पायर किया था कि रूल करना ही उनकी डेस्टिनी में है, शासन करना उनके भाग्य में है, ये राज करेगा खालसा। अपने वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सुनियोजित संगठन के कारण ही वे पहले मुगल गवर्नर्स के खिलाफ, मुगल सूबेदारों के खिलाफ और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ वे सफल विरोध प्रकट कर सके। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का जो रिच प्रोविंसेस था उसको, उसके बाद सरहिंद का जो सरकार था, इन सब जगहों को कैप्चर कर लिया था। 1765 में खालसा ने फिर से अपना सिक्का गढ़वाकर अपना सोवरन रूल डिक्लेयर किया और इस टाइम पर सिक्के पर सेम इंस्क्रिप्शन मौजूद थे जो कि बांदा बहादुर के टाइम में खालसा ने ऑर्डर इशू किया था। लेट 18th सेंचुरी में, यानी कि 18th सेंचुरी के अंतिम समय में सिखों के टेरिटरीज का विस्तार जो है वो इंडस से यमुना तक हो चुका था, लेकिन वो अलग अलग रूलर्स के अंडर डिवाइडेड थे, अलग अलग शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक थे महाराजा रणजीत सिंह।
जिन्होंने अलग अलग सिख समूहों को फिर से रीयूनाइट किया और अपना कैपिटल लाहौर में 1799 में इस्टेब्लिश किया। मराठा और जाट के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।